ये लो, यह है एड्रेस। यहाँ वो रहता है, उसे तुम लेके आओगे। अम्मा ने कागज़ का पुर्जा मेरी तरफ बढ़ाते हुए हुक्म दिया। मैंने बादले नख्वास्ता वो पुर्जा पकड़ा और उस पर लिखा एड्रेस पढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि आखिर राम प्रकाश उस छोटे से गांव में ही क्यों रहता है। क्या वो किसी शहर में नहीं रह सकता? मैं ऐसे भी छोटे मोटे गांव देहातों में जाने से घबराता था। राम प्रकाश के बारे में अभी हाल ही में इंकिशाफ हुआ था कि वो मेरे मरहूम चचा का बेटा है। इसका इंकिशाफ अम्मा की एक पुरानी मिलने वाली ने किया था, जो उन्हें अभी पिछले दिनों यहाँ दिल्ली में मिली थी। उन्होंने ही राम प्रकाश का एड्रेस दिया था। अब अम्मा का इसरार था कि मैं जाकर राम प्रकाश को ले आऊँ। उन्होंने ख़त भी लिखे थे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुझे वहाँ जाकर पता करना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि उसे किसी वजह से ख़त ही न मिल रहे हों। उर्दू गैलेक्सी की वीडियोस में फिर से खुशामदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तुम आज ही रवाना हो जाओ, अम्मा ने हुक्म सादिर फरमाया। अच्छा अम्मा, चला जाऊंगा, मैंने उठते हुए बेजार लहजे में कहा। मुझे राम प्रकाश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अपने दोस्तों में खुश रहता था। अपने दोस्तों के घर गया, उनमें से किसी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन ये इत्तेफाक था कि हर किसी के साथ कोई ना कोई अहम मसला था, इसलिए अब मुझे अकेला ही जाना पड़ा। मैं घर वापस आ गया। गुसल से फारिग हुआ तो शाम के 5 बज गए। अम्मा ने चाय तैयार कर ली। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। अब्बा शहर से बाहर अपने कारोबारी दौरे पर गए हुए थे। घर में अम्मा के साथ मैं और बड़ा भाई जीवन था। जीवन भैया उस वक्त अब्बा के दफ्तर में थे। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल करने के बाद अब्बा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जबकि मैं भी बीए कर चुका था। लेकिन मुझे किसी कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर वाले भी मुझ पर काम के लिए दबाव नहीं डालते थे, लेकिन इसमें ख़राबी ये थी कि घर भर के तमाम फजूल काम मुझसे लिए जाते, जैसा कि अब मेरे साथ हुआ था। चाय से फारिग होने के बाद मैंने गाड़ी चेक की। गाड़ी हर तरह से फिट थी। मेरा इरादा था कि मैं ठीक 6 बजे घर से निकल जाऊंगा। मैंने कमरे में आकर अपने बैग में ज़रूरी चीज़ें उठाई। बैग लेकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर अम्मा से बातचीत के बाद मैं ठीक 6 बजे गाड़ी में घर से बाहर निकल आया। सर्दियों का मौसम होने की वजह से शाम जल्दी हो जाती थी। अब भी अंधेरा हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। मैं कुछ देर शहर की हदूद में गाड़ी चलाता रहा, फिर शहर की हदूद से बाहर आ गया। चेक पोस्ट पर गाड़ी चेक कराने के बाद मैं फिर रवाना हो गया। अब अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, इसलिए मुझे गाड़ी की बत्तियां रोशन करना पड़ी। गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद मुझे खासी सर्दी महसूस हो रही थी। सड़क पर सिर्फ उस जगह तक मुझे नज़र आ रहा था जहाँ तक गाड़ी की रोशनी पड़ रही थी। इसके अलावा हर तरफ गहरा अंधेरा था। मैं बोरियत महसूस कर रहा था। मैं अपनी पसंद का म्यूज़िक लगाकर उससे महसूस होने की कोशिश करने लगा। कोशिश इसलिए कि सर्दी मुझे गाने से पूरी तरह लुत्फानंदोज़ नहीं होने दे रही थी। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की भागती हुई आ गई, जो देहाती लिबास में थी। इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाकर उसे बचाता, गाड़ी पूरी कुव्वत से उससे जा टकराई। लड़की दूर जा गिरी। मेरी गाड़ी स्टीयरिंग रोकने की वजह से घूम गई। मैंने ब्रेक लगा दी थी। गाड़ी रुक गई। मैंने गाड़ी मोड़ी और अगली लाइटों को उसकी तरफ कर दिया जहां लड़की गिरी थी, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। अलबत्ता एक बहुत खौफनाक कुत्ता जख्मी पड़ा था। मैं हैरान रह गया कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। जिस शिद्दत से वो टकराई थी, उस हिसाब से तो उसे यहीं जख्मी हालत में होना चाहिए था। फिर कुत्ते के बारे में भी मैं सही अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने लड़की के साथ कुत्ता नहीं देखा था। कुछ भी था, उस कुत्ते की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फर्स्ट एड बॉक्स मेरे पास था। मैंने फैसला किया कि मैं इस कुत्ते की मरहम पट्टी कर दूंगा। मैंने गाड़ी के अंदर लाइट ऑन की और बेताबी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के बाद दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। सर्द हवा ने थपेड़ों से मेरा इस्तकबाल किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते की तरफ बढ़ा। कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, वो साकित होकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में ना जाने क्या असर था कि मैं दहशतज़दा हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घुर्राने लगा और उसकी शक्ल में तब्दीली आने लगी। वो खौफनाक से खौफनाक होता चला जा रहा था और फिर उसकी शक्ल निहायत भयानक हो गई। मैं उसे देखकर लरजने लगा। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पैर मन भर वजनी महसूस हो रहे थे। मैं चाहने के बावजूद कदम नहीं उठा पा रहा था। फिर वो बला घुर्राती हुई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर मैंने गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। मैं तेज़ी से अपनी सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि वो बला उठकर मुझ तक पहुँचती,
मैंने गाड़ी स्टार्ट करके झटके से बढ़ा दी। मेरी एक नज़र उस बला पर पड़ी थी। वो गाड़ी की तरफ आ रही थी। मैं एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता ही चला गया और गाड़ी तेज से तेजतर होती चली गई। कुछ दूर आकर मैंने अकबनुमा आईने में देखा। अब गाड़ी के पीछे वो बला नहीं आ रही थी। मैंने अपने आवाज़ को मुश्तमा किया। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था वो बेहद पुरस्रार और खौफनाक था। मैंने बड़ी मुश्किलों से दिल की धड़कनों पर काबू पाया। अब मैं इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था और सोच में गुम था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसकी जगह कुत्ता कैसे आ गया था, और फिर उस कुत्ते ने खौफनाक बला की शक्ल कैसे इख्तियार कर ली। तमाम वाक़या मेरी समझ से बाहर था। सिर्फ एक ही वजह मेरी समझ में आ रही थी कि वो लड़की यकीनन कोई बदरू वगैरह थी। मैं उसके चेहरे को सही तौर पर नहीं देख सका था, लेकिन उसकी जितनी झलक मैंने देखी थी उससे अंदाज़ा होता था कि वो बेहद खूबसूरत थी। तकरीबन रात के 12 बजे मैं गांव पहुंच गया। यहाँ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ कुछ होटल खुले थे जिस पर लोग खाने पीने में मसरूफ़ थे। मैं इससे पहले गांव में नहीं आया था। मैंने किसी से पता पूछ लेना मुनासिब समझा। मैंने गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी। फिर मैं नीचे उतरकर वहाँ बाहर छप्पड़ के नीचे चाय बनाते हुए आदमी की तरफ बढ़ा। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसके नज़दीक पहुंचकर कहा, मुझे एक पता मालूम करना है। क्या मालूम करना है? उसने पूछा। मेरा मतलब है कि एक एड्रेस मालूम करना है, मैंने जवाब दिया। ओह अच्छा, हाँ पूछो, उसने कहा। मैंने जेब से पर्ची निकालकर उस पर लिखा पता पढ़कर उसे सुनाया। हाँ, उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, वो इलाका उस तरफ है, वहाँ किसी से पूछ लेना कि राम प्रकाश कहाँ रहता है। फिर उसने मुझे पूरी तरह नक्शा समझा दिया। मैं गाड़ी में वापस बैठने के बाद उसके बताए हुए इलाके की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद मैं अपने मतलूबा इलाके में पहुंच गया। उसकी बताई हुई निशानी यानी एक दरख्त के पास मैंने गाड़ी रोक दी। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतर आया। मैंने नंबर देखकर राम प्रकाश के मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला एक नौजवान था। वो मेरा हमउम्र ही था। मैंने कहा, मुझे राम प्रकाश से मिलना है। जी मेरा नाम ही है, वो बोला। मेरा नाम मोहन है, मैं तुम्हारे ताया का बेटा हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने कहा, ताया के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? मैंने पूछा। हाँ मालूम तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? उसने पूछा। अम्मा को खाला ने बताया था, मैंने जवाब दिया। ओह अच्छा, शकुंतला खाला आजकल तुम्हारे यहाँ हैं? उसने कहा। हाँ हमारे घर के करीब ही रहते हैं, मैंने कहा। तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो गए? उसने मुझे रास्ता देते हुए कहा। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ कच्चा सहन था। उसके बाद बरामदा था जिसमें एक जलती हुई लालटेन लटकी हुई थी, जो अपनी जर्द रोशनी से शायद दुनिया को मुनव्वर कर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम नजर आती थी और उसकी रोशनी पूरी तरह सहन में भी नहीं फैल रही थी। राम प्रकाश ने दरवाज़ा बंद किया, फिर मुझे कमरे में लेकर आ गया। कमरा बाहर की निस्बत बेहद गर्म था। मुझे बहुत सुकून मिला। यहाँ एक चारपाई मौजूद थी जिस पर बिस्तर था और उसकी तरतीब बता रही थी कि राम प्रकाश अभी इसमें से निकल कर गया था। यहाँ भी एक लालटेन जलती हुई मौजूद थी जो एक शिकस्ता मेज़ पर रखी थी। आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थी। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, राम प्रकाश ने मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं बिस्तर पर बैठ गया। पहले मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद आराम से बातें होंगी, राम प्रकाश ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। इसकी ज़रूरत है, तुम सर्दी से आ रहे हो, गर्म चाय पीकर तुम्हें आराम आ जाएगा, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं कमरे का जायज़ा लेने लगा। वहाँ कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थी। कुछ देर बाद राम प्रकाश वापस आ गया। उसके हाथ में केतली और 2 कप थे। उसने वो चीज़ें शिकस्ता मेज़ पर रख दी जिस पर लालटेन रखी हुई थी। फिर उसने 2 प्यालों में चाय उंडेली और एक प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पियो। मैंने प्याली थामने के बाद उसे होंठों से लगा लिया। फिर चाय की एक चुस्की ली। उसने बड़ी जायकेदार चाय बनाई थी। आप कहो तुम कैसे हो? तायम्मा और तायब्बा कैसे हैं? शकुंतला खाला कैसी हैं? उसने कहा। सब ठीक हैं, मैंने जवाब दिया। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हें आकर ले जाऊं। उन्होंने तुम्हें ख़त भी लिखे थे, लेकिन वो शायद तुम्हें मिले नहीं। हाँ ख़त तो कोई नहीं मिला, उसने कहा। तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं? मैंने पूछा। मैंने परचून की एक छोटी सी दुकान खोल रखी है। पिताजी के देहांत के बाद इस दुनिया में मैं तन्हा रह गया था। बस इतना मालूम था कि तुम लोग कहीं रहते हो। कहाँ रहते हो ये नहीं मालूम था। माताजी का तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी।
तुम्हें अपने सामने देखकर बेहद खुशी हो रही है। उसने कहा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने झूठ बोला। मुझे उससे मिलकर कोई खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं तो उसकी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। रास्ते में न जाने वो कौन सी बला थी जिससे मेरा सामना हो गया था। मैंने उससे कहा, रास्ते में मेरे साथ एक पुरस्कार वाक़या पेश आ चुका है। पुरस्कार वाक़या? वो क्या? उसने जल्दी से पूछा। मैंने उसे अपने साथ गुजरा वाक़या सुना दिया। वो बोला, यकीनन वो कोई बदरू थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम उसके हाथ से बच गए। मैं पहले ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। मैंने कहा, लेकिन मैं रखता हूँ। मैंने अपनी आंखों से कई बदरूहों को देखा है। उसने कहा, वो कहाँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। इस गांव में भी बहुत बदरूह हैं। उसने कहा। क्यों डरा रहे हो यार? मैंने हंसते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला। बहरहाल अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने उन बदरूहों को कहाँ देखा, इसलिए कि मैं आराम से मरना चाहता हूँ और मेरा इरादा है कि हम सुबह यहाँ से निकल चलें। मैंने कहा, हाँ ठीक है, हम सुबह निकल चलेंगे। वो बोला। हम देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे नींद आ रही है। उसने मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद ज़मीन पर एक गद्दा बिछाकर लेट गया। मैं कुछ देर जागता रहा, फिर नींद की आगोश में चला गया। सुबह मुझे राम प्रकाश ने जगाया। मैंने गुस्ल किया, फिर हमने नाश्ता किया और मैंने राम प्रकाश से रवाना होने के लिए कहा। उस वक्त उसकी तबीयत कुछ बिगड़ गई, उल्टी आने लगी, यहाँ तक कि उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत आ गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और उसे कुछ दवाएं दी, साथ ही कुछ एहतियातें भी बता दी। तकरीबन 2 घंटे बाद राम प्रकाश की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। हमने फैसला किया कि अगर उसकी तबीयत दोपहर तक बिल्कुल ठीक हो गई तो हम निकल चलेंगे। दोपहर तक राम प्रकाश की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और हम दोनों रवाना हो गए। मैं तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था कि जल्द अज जल्द उस जगह को अबूर कर जाऊं जहां मुझे कल रात पुरस्कार लड़के वाला हादसा पेश आया था। हम उस जगह पहुंचे तो अचानक गाड़ी कुछ झटके लेने के बाद बंद हो गई। मैं तो घबरा गया। क्या हुआ है गाड़ी को? राम प्रकाश ने पूछा। पता नहीं, कोई गड़बड़ है, अभी देखता हूँ, कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी का बोनट उठाकर देखने लगा। हर चीज़ अपनी जगह दुरुस्त दिखाई दे रही थी। क्या वजह हो सकती है, मैंने सोचा। मैं एक बार फिर गाड़ी देखने लगा। मैं जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। मैंने वापस अपनी सीट की तरफ आकर चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मैं परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं किसी गाड़ी को हाथ से रुकने का इशारा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें तो मैं किसी वजह से रोकता, जबकि गाड़ी में तो कोई ख़राबी ही नहीं थी। यह मुमकिन था कि उसके अंदर कोई पेचीदा खराबी हो गई हो, लेकिन बज़ाहिर गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी। अगर मैं किसी गाड़ी को रुकवा भी लेता तो ज़रूरी नहीं था कि उसके अंदर कोई ऐसा शख्स मिल जाता जो मैकेनिक होता और गाड़ी की ख़राबी को जान सकता। एक ही सूरत रह जाती थी कि मैं और राम प्रकाश अपनी गाड़ी छोड़कर किसी और गाड़ी में चले जाते और फिर शहर से मैकेनिक को ले आते, लेकिन इस तरह गाड़ी बिल्कुल गैर महफूज रहती। मैं सोचने लगा कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि राम प्रकाश को यहीं गाड़ी की हिफाजत के लिए छोड़ जाऊं और ख़ुद कहीं से मैकेनिक को ले आऊं। मैंने राम प्रकाश से कहा, मैं किसी और गाड़ी में शहर जाकर किसी मैकेनिक को लाना चाहता हूं, तुम यहीं ठहरो, मेरा इंतज़ार करो। नहीं भैया, ये नहीं होगा, उसने कहा। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। मुझे उसकी तरफ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। डर लगेगा? किस चीज़ से? मैंने पूछा। उसी से जिसका तुमने तस्करा किया था, पुरस्कार बला, उसने जवाब दिया। ओह, लेकिन वो तो यहाँ नहीं थी, मैंने झूठ कहा। लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो? वो बोला। यार तुम जवान आदमी हो, क्यों बच्चों की तरह डर रहे हो? मैंने कहा। डराने वाले भी तो तुम ही हो, वो मासूमियत से बोला। तो फिर तुम शहर चले जाओ, मैंने कहा। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, उसने कहा। यूँ नहीं हो सकता? क्या तुम शहर से किसी मैकेनिक को लेकर नहीं आ सकते? मैंने पूछा। तुम गाड़ी को फिर देख लो, हो सकता है इस मर्तबा गड़बड़ तुम्हारी समझ में आ जाए। अच्छा, मैं देखता हूँ, उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा। क्या तुम गाड़ी ठीक कर सकते हो? मैंने पूछा। हाँ, कुछ काम जानता हूँ, उसने नीचे उतरने के बाद जवाब दिया। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा। मैं समझा था कि तुम ठीक कर लोगे गाड़ी, उसने बोनट की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर इंजन चेक करने लगा। कुछ देर के बाद वो बोला, गाड़ी में ख़राबी है, इसके इंजन को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। मैं भी उसके करीब पहुंच गया। तो खोल दो, कितनी देर लगेगी?
तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, उसने जवाब दिया। 1 घंटा तो बहुत है, तुम इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करो, मैंने कहा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अगर इंजन ठीक हो गया तो हमारी खुशकिस्मती होगी, उसने कहा। फिर कुछ थोड़ा बहुत इंजन चेक करने के बाद कहा, टूल बॉक्स ले आओ। अच्छा, लाता हूँ, मैंने कहा और डिक्की की तरफ आ गया। फिर उसमें से एक टूल बॉक्स निकालकर राम प्रकाश के पास पहुँच गया और उसे टूल बॉक्स थमाते हुए बोला, लो भाई। उसने टूल बॉक्स मेरे हाथ से ले लिया। फिर पेचकस और दूसरे औजार निकालकर इंजन खोलने लगा। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, यहाँ खड़े खड़े थक जाओगे। अरे नहीं थकूंगा यार, मैंने कहा। नहीं नहीं, तुम आराम से जाकर बैठो, उसने कहा। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था जहाँ कल मेरे साथ खौफनाक वाक़या पेश आया था। उस वक्त बड़े अजीबोगरीब और खौफनाक ख्याल आ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बदरू ने अपनी ताकत के ज़रिए गाड़ी ख़राब करवा दी है। मैं कुछ देर गाड़ी में बैठा रहा, फिर उतरकर राम प्रकाश की तरफ आ गया। वो खासा इंजन खोल चुका था। मैंने कहा, अब इंजन बांधने में ही तुम्हें खासा वक्त लग जाएगा। हाँ, वो तो लगेगा, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। अंधेरा फैलने वाला है, जल्दी करो, मैंने कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि काम जल्द से जल्द हो जाए, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस अभी थोड़ी देर में गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। अंधेरा अब तेज़ी से फैल रहा था। पास से गुजरने वाली गाड़ियों के हेडलैम्प रोशन हो गए थे। सर्दी भी खासी हो रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं किसी भी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि राम प्रकाश जल्द ही गाड़ी ठीक कर लेगा। ज़रा सेल्फ लगाओ, राम प्रकाश ने कहा। तो मैं तेज़ी से स्टीयरिंग की तरफ आ गया। फिर मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन घूं करने के बाद खामोश हो गया। मैंने फिर चाबी घुमाई, लेकिन सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ न रही। मैंने 3-4 मरतबा फिर कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, मैंने राम प्रकाश के पास आकर कहा। मैं टॉर्च ले आया था, जिसकी रोशनी मैंने इंजन पर डालनी शुरू कर दी थी। मैं फिर कोशिश करता हूँ, उसने इंजन पर झुकते हुए कहा। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुजर गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। अब तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं राम प्रकाश को किसी भी गाड़ी में लेकर चला जाऊंगा। मैंने उससे कहा, राम प्रकाश, हमें गाड़ी को यहीं छोड़ देना चाहिए और ख़ुद किसी गाड़ी में चले जाना चाहिए। गाड़ी तो गैर महफूज रहेगी यहाँ, वो बोला। लेकिन हम इस तरह सारी रात तो नहीं गुजार सकते यहाँ, मैंने कहा। अच्छा, तुम ज़रा फिर सेल्फ लगाओ, मैंने कहा। मैं स्टीयरिंग के पास आ गया। फिर मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन फिर घूं करके खामोश हो गया। मैंने 3-4 मरतबा फिर चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट ना हुआ। मैं बेजार हो गया। मैंने गहरा सांस लिया और राम प्रकाश की तरफ चल पड़ा। उसके बराबर में बैठने के बाद मैंने कहा, इस मनहूस गाड़ी को यहीं रहने दो, अब चलने की फिक्र करो। इसे किसी दरख्त वगैरह की ओट में खड़ा कर देते हैं, राम प्रकाश ने तजवीज़ दी। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। मैंने उसकी राय से इत्तिफाक करते हुए आसपास नजरें दौड़ाई। अंधेरे में कुछ झूलते दरख्त दिखाई दे रहे थे। मैंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ गाड़ी उन दरख्तों के पीछे खड़ी कर देते हैं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं धक्का लगाता हूँ। उसने कहा तो मैं स्टीयरिंग सीट की तरफ बढ़ा। फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने उससे धक्का लगाने के लिए कहा। वो धक्का लगाने लगा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। मैंने टॉर्च रोशन कर रखी थी, जिसकी रोशनी में विंड स्क्रीन से बाहर सामने डालता जा रहा था। बिलाखिर हम गाड़ी को दरख्त की ओट में लाने में कामयाब हो गए। मैं दरख्त से नीचे उतर आया। फिर मैंने तमाम दरवाजे लॉक किए और हम दोनों सड़क की तरफ आने लगे। इससे पहले कि हम दरख्तों के झुंड से बाहर निकलते, एक खौफनाक गुर्राहट मुझे सुनाई दी। गुर्राहट मुझे दाएं जानिब से सुनाई दे रही थी। मेरा टॉर्च वाला हाथ बेख्तियार उस तरफ चला गया। रोशनी अपनी बिसात के मुताबिक फैलती चली गई और फिर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा, इस तेज़ी के साथ कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अभी हलक से बाहर आ जाएगा। मेरा जिस्म किसी खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा, क्योंकि मेरे सामने कुछ दूर वही कुत्ता खड़ा था जिसे कल मैंने ज़ख्मी हालत में यहाँ देखा था। ये है वो बला, मैंने राम प्रकाश से कहा। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से दूर होते जाओ, राम प्रकाश ने सरगोशी की। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। उसी वक्त कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया। कोई आम कुत्ता होता तो मैं उस पर पत्थर खींचते मारता और कुत्ता वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता, लेकिन ये आम कुत्ता नहीं था। कल मैं इसकी असलियत देख चुका था।
बल्कि ये सोचना गलत था कि मैं इसकी असलियत देख चुका था। मैंने तो शायद इसके कुछ रूप ही देखे थे, ना जाने इसकी असलियत क्या थी। फिर वो अचानक पीछे हटने लगा, जिसकी वजह से मुझे इत्मीनान सा हुआ। ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी कि वो आगे आने की बजाय पीछे हट रहा था। फिर राम प्रकाश ने उसकी तरफ मुंह करके फूंक मारी तो वो इस तरह चीखता हुआ भागा जैसे उसे मौत नजर आ गई हो। वो चंद लम्हों में ही उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गया। तुमने क्या किया? मैंने राम प्रकाश से पूछा। मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं बहुत से अमलियात जानता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। लोग मुझे हरफन मौला कहते हैं। मैं बहुत से काम जानता हूँ, अमलियात भी मेरा शौक़ रहा है और इसका मुजाहरा अभी तुम देख चुके हो, उसने कहा। ओह, मेरे मुंह से इत्मीनान का एक तवील सांस खारिज हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने ऐन वक्त पर यह बताया कि मैं गाड़ियों का काम जानता हूँ, इसी तरह ऐन वक्त पर मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि मैं पुरस्रार अमलियात जानता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या अब हमें उस बला की तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं है? मैंने पूछा। तुम बेफिक्र रहो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राम प्रकाश बोला। उसी वक्त बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दूर कहीं बिजली भी चमकी थी। बारिश का पूरा पूरा इम्कान था। मैंने राम प्रकाश से कहा, जल्दी से सड़क पर पहुंचो, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। हाँ, जल्दी आओ, कहते हुए उसने कदम बढ़ा दिए। हम दोनों सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। उस वक्त बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। फिर दूर से किसी गाड़ी के हेडलैम्प जलते हुए नजर आए। मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही थी। फिर वो हमारे करीब आई तो पता चला वो एक माल बरदार ट्रक था। मैंने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। ट्रक वालों ने हम पर कोई तवज्जो नहीं दी और आगे चले गए। मैं मायूसी से उसकी पिछली सुर्ख बत्तियों को देखता रहा। फिर राम प्रकाश से बोला, लोग कितने बेहिस हो गए हैं, उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि हम इस सड़क में यहाँ खड़े भीग रहे हैं। इसमें ट्रक वालों का कसूर नहीं है, राम प्रकाश बोला। क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। हम जिस अंदाज में खड़े हैं, इस तरह तो कोई डाकू लुटेरा भी हो सकता है। हमारे साथ अगर गाड़ी होती तो वो यकीनन रुक जाते कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसने कहा। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, मैंने उसकी बात को तस्लीम करते हुए कहा। फिर अब क्या करें? इस तरह तो बाकी लोग भी गुजर जाएंगे। अब गाड़ी को तो यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए इसी तरह किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ना कोई तो रुक जाएगा, राम प्रकाश बोला। मेरा तो ख्याल है कि गाड़ी को यहाँ ले आते हैं, ऐसा ना हो कि कोई ना रुके और हम सारी रात यहीं खड़े रहें। हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, मैंने कहा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो यूं ही सही। वैसे गाड़ी को यहाँ लाना खासा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ किनारे पर कीचड़ हो गई है, उसने कहा। कुछ भी हो, हमें गाड़ी को यहाँ लाना चाहिए। हम गाड़ी को सड़क किनारे छोड़ जाएंगे। अपनी जान की खातिर गाड़ी की कुर्बानी दी जा सकती है, मैंने कहा। ठीक है, तो फिर आ जाओ, उसने कहा और हम दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। राम प्रकाश ने सही कहा था, वहाँ खासी कीचड़ हो गई थी। हमारा चलना दुश्वार हो रहा था। हम कुछ देर बाद गाड़ी के पास पहुँच गए। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय बाहर से ही स्टीयरिंग संभाल कर धक्का देने लगा। राम प्रकाश गाड़ी की पिछली सिमत से धक्का लगा रहा था। तुम लोग इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुतरन्नुम आवाज़ मेरे कानों में आई। मेरा टॉर्च वाला हाथ बेख्तियार उस आवाज़ की सिमत चला गया। सामने कुछ फासले पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी जो देहाती लिबास में थी। उसे देखकर मुझे कल इसी जगह मेरी गाड़ी से टकराने वाली लड़की याद आ गई। कौन हो तुम? मैंने बेख्तियार उससे पूछा। मैं लड़की हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। राम प्रकाश, मैंने आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? राम प्रकाश ने कहा और फिर मेरे करीब आ गया। ये देखो इस लड़की को, मैंने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन है ये? राम प्रकाश ने मुझसे पूछा। पता नहीं, अभी आई है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलना पसंद करोगे? उस लड़की ने पूछा। कहाँ? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा। मेरे घर। यहाँ रात भर बारिश में भीगते रहोगे, इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, उसने कहा। इससे पहले कि मैं इनकार करता, राम प्रकाश बोला। हाँ हाँ चलो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। लेकिन राम प्रकाश, ये बदरू भी हो सकती है, मैंने आहिस्ता से कहा।
मुझे मालूम है ये बदरू है, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, राम प्रकाश बोला। कहीं यह हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, मैंने खुशदिली से कहा। इसे अभी मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तुम चलो तो इसके साथ, राम प्रकाश ने कहा। मुझे डर लग रहा था, लेकिन राम प्रकाश की बहादुरी देखकर मुझे ये ज़ेब नहीं देता था कि मैं बुज़दिली का मुजाहरा करूं। फिर मैंने दिल को यह कहकर तसल्ली दी कि राम प्रकाश एक बहुत बड़ा आमिल है, इसलिए ना तो उसे कोई ख़तरा है और ना ही मुझे। मैंने कहा, ठीक है चलो इसके साथ, हम लोग तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, राम प्रकाश ने उस खूबसूरत लड़की से कहा। तो फिर आ जाओ, देर किस बात की है, उसने कहा और मुड़कर चलने लगी। हम दोनों उसके पीछे चल दिए। राम प्रकाश ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। घबराना नहीं, आज ये मेरे काबू में आ जाएगी और हम जिंदगी भर इसे काम लेते रहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। बारिश ज़ोरों की हो रही थी। हम उस लड़की के पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद वो एक खुले मैदान में आ गई। दूर हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी, वो उसी जानिब बढ़ रही थी। फिर हम उस रोशनी के पास पहुंच गए और वहाँ पता चला कि वो एक कच्चा मकान है जिसके रोशनदान से रोशनी आ रही थी। उस लड़की ने मकान का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते हुए हमें भी अंदर आने के लिए कहा। हम दोनों भी उसके बाद अंदर दाखिल हो गए। एक कमरा हमारे सामने था जिसमें एक जानिब चारपाई पड़ी थी जिस पर बिस्तर मौजूद था। कुछ ज़रूरत की चीज़ें एक जानिब पड़ी थी। छत के साथ लालटेन लटकी हुई थी जिसकी रोशनी कमरे में फैल रही थी। बड़ा पुरस्कार माहौल लग रहा था। मेरा ख्याल है कि माहौल पुरस्कार नहीं था, लेकिन जिन हालात से मैं गुजर रहा था उनसे मुझे वो बेहद पुरस्कार लग रहा था। आप लोग बैठें, उसने हमें बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। हम दोनों बैठ गए तो उस लड़की ने हमें कपड़े ला कर दिए और ख़ुद बाहर चली गई। हमने कपड़े बदल लिए तो वो आ गई और हमारे पास आकर बैठकर हमसे बोली, आप लोग कुछ खाना पसंद करेंगे? हाँ ज़रूर, कुछ खाने को हो तो लाओ, मेरे इनकार करने से पहले राम प्रकाश बोला। वो लड़की उठकर कमरे से बाहर घर की अंदरूनी जानिब चली गई। तो क्या अब हम इस बदरू के घर का खाना भी खाएंगे? मैंने राम प्रकाश से शिकायती अंदाज में कहा। खाना तो असली ही होगा यार, उस खाने का पुरस्कार बातों से कोई ताल्लुक नहीं होगा, राम प्रकाश धीरे से हंसकर बोला। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मैंने कहा, लेकिन मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मैं तो अब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि तुम घबराए हुए हो, इसलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है। हर किस्म के खौफ को खुद से दूर कर दो। खाने के बाद हम आराम से यहाँ रात बसर करेंगे। सुबह मैं इस बदरू को अपने कब्जे में कर लूँगा, राम प्रकाश ने कहा। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? मैंने सवाल किया। इसलिए कि इसे काबू करने में मुझे बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और तुमने गाड़ी को बहुत धक्का लगवाया है। मैं थक चुका हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैंने तुम्हारे और अपने गिर्द अब हिसार खींच दिया है। ये बदरू और इसके चेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राम प्रकाश बोला। तो क्या इसके चेले भी हैं? मैंने पूछा। हाँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ और बदरूहें भी मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये सब सुबह मेरे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे, राम प्रकाश बोला। मुझे उसकी बातों से हौसला तो हो गया, लेकिन भूख फिर भी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की हाथ में ट्रे लिए आ गई। उसने ट्रे हमारे सामने रख दी। ये लीजिए, खाएं, उसने कहा और एक कपड़ा फर्श पर बिछाने लगी। मैं समझा कि दस्तरखान के तौर पर वो कपड़ा बिछा रही है, लेकिन वो उस पर बैठ गई। अरे आप ऊपर बैठे ना, मैंने जल्दी से कहा। आप लोग बेफिक्र होकर खाना खाएं, उसने मुस्कुराकर कहा। अब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बेहद हसीन थी। मैं उसके हुस्न में खो सा गया। फिर जल्दी खुद को संभाला। मैं सोच रहा था कि अगर वाकई वो कोई लड़की होती तो मैं इससे शादी की ख्वाहिश ज़रूर करता, लेकिन फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। भाई शुरू करो, राम प्रकाश ने यूँ कहा जैसे हम अपने घर में बैठे हैं। नहीं, बस तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा। खा लेना आप थोड़ा सा, लड़की बोली। भूख नहीं है, मैंने कहा। खा लीजिए थोड़ा सा, उसने इसरार किया। अब मेरे पास खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने मजबूरन खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। फिरेकने वाला मुंह में रखा तो मुझे पता चला कि खाना तो बेहद लजीज है। मैंने बाकायदा खाना शुरू कर दिया। अच्छा खाना ज़बान को लगा तो भूख बढ़ती चली गई। मैंने सहर होकर खाना खाया। राम प्रकाश तो मेरे बाद भी खाता रहा। बस ले जाओ, राम प्रकाश ने लड़की से कहा। तो वो उठी और बर्तन समेटकर कमरे से बाहर चली गई। अब तो आराम करने को जी चाह रहा है, राम प्रकाश बोला।
हाँ, मेरा भी यही दिल चाह रहा है, मैंने कहा। ये आ जाए, मगर मैं पूछता हूँ कि हम सोएंगे कहाँ? राम प्रकाश ने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद लड़की वापस आ गई। हम लोग सोएंगे कहाँ? राम प्रकाश ने उससे पूछा। साथ वाले कमरे में, उसने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, हमें वहाँ ले चलो, राम प्रकाश ने कहा। आ जाए मेरे साथ, वो लड़की बोली। हम दोनों उसके साथ कमरे में आ गए। यहाँ भी एक लालटेन जल रही थी और 2 चारपाइयाँ मौजूद थी। वो हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों एक एक चारपाई पर बैठ गए। लो भाई, अब मैं तो सो रहा हूँ, राम प्रकाश ने कहा और लेट गया। मैं उसे देखता रहा। वो आराम से लिहाफ लपेट कर लेट गया। फिर कुछ ही देर बाद खराटे लेने लगा। मैं भी लेट गया। लिहाफ मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैं सोच रहा था कितनी अजीब सी बात है कि हम इस वक्त बदरूहों के साथ रह रहे हैं। बदरूह हैं जिनके नाम से लोग कांपते हैं। हम आराम से उनके घर में लेटे हुए थे। मैं बहुत देर तक बहुत कुछ सोचता रहा, फिर नींद की आगोश में चला गया। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में आवाज़ आई, इसका खून बेहद लजीज होगा। आवाज़ सुनकर मेरा दिल तो बुरी तरह धड़कने लगा। वो आवाज़ राम प्रकाश की थी। तुम पहल नहीं करोगे? आज मैं पहल करूंगी, औरत की आवाज़ मेरे कानों में आई। तुम पहल कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ज़रा चांद को आधा रास्ता अबूर कर लेने दो, राम प्रकाश बोला। बस अब कुछ ही वक्त रह गया है चांद को वो रास्ता अबूर करने में, लड़की ने कहा। हाँ, उसके बाद हम इसके गरम गरम और ताज़ा खून से लुत्फानंदोज होंगे, राम प्रकाश ने कहा। उनकी ये बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिल किसी भी वक्त हलक से बाहर आ जाएगा। मेरा जिस्म किसी खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे अपना जिस्म बिल्कुल मुंजमद लग रहा था। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत और सकत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। मैं तो बेहद परेशान था कि आखिर मैं यहाँ फंस कैसे गया हूँ। राम प्रकाश की असलियत तो मेरे सामने आई थी। उसकी बेबाकी की वजह मेरी समझ में आ रही थी। वो तो खुद बदरू था और मुझे घेर कर यहाँ तक लाया था, और अब वो दोनों मेरे खून से अपनी प्यास बुझाने की बात कर रहे थे। बाहर बादलों के गरजने की आवाज़ आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बारिश हो रही है। मैं सोचने लगा कि मुझे इन बदरुओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे बज़ाहिर यहाँ से फ़रार का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे पूरी तरह फंसा लिया गया था। कोई आम जगह होती तो मैं अपनी जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ से फ़रार हो सकता था, लेकिन ये तो मामला ही अलग था। मैं तो बदरूहों के शिकंजे में फंस चुका था, जिससे निकलना इतना आसान नहीं था। मैं जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल नहीं सकता था, और पूरी सरार ताकतों के लिहाज से तो मैं कुछ भी नहीं था। अब 2 ही सूरतें थी, या तो मैं उठकर भागूं या फिर यूं ही दम साधे लेटा रहूं और किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार करूं। लेकिन लेटे रहने से खतरा था कि अगर चांद आधा रास्ता अबूर कर लेता तो वो बदरूहें मेरा खून पीने में ज़रा देर नहीं लगाती। ओह, ये क्या हो रहा है? औरत की तकलीफदेह आवाज़ मेरे कानों में आई। हाँ, मुझे भी कुछ हो रहा है। राम प्रकाश की आवाज़ मैंने सुनी। वो भी तकलीफ़ में लगता था। शदीद तकलीफ़ में डूबी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। कोई गड़बड़ है, राम प्रकाश ने कहा। बाहर से मुझे खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूँ महसूस होता था जैसे दुनिया की यही मकरू तरीन आवाज़ें हों। उनकी चीखें तो मेरी जान निकाले दे रही थी। मैं सूरत हाल को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मुझ पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। मैंने उठकर भागने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल जवाब देती जा रही थी। बाहर से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी और कमरे में लड़की और राम प्रकाश तकलीफ़ आमेज़ अंदाज में चीख रहे थे। मैंने आहिस्ता से गर्दन घुमाई और उन दोनों की तरफ देखा तो मेरे औसान खता हो गए। उन दोनों के आधे से ज़्यादा चेहरे भयानक हो चुके थे। उन भयानक हो जाने वाले हिस्सों को देखकर यूँ लगता था जैसे उन्हें मस्क कर दिया गया हो। जगह जगह से गोश्त उधड़ा हुआ था और वहाँ से खून रिस रहा था। वो दोनों बुरी तरह मचल रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा। उन दोनों ने मेरी तरफ देखा तो मैं सहम गया, लेकिन उनकी तवज्जो मेरी तरफ ज़्यादा देर मबजूल नहीं रही और फिर वो बुरी तरह चीखने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिस्तर से उतरने लगा। उस वक्त बाहर से आने वाली आवाज़ें थम गई और कमरे का दरवाज़ा खुला। 3 आदमी यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक को देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो राम प्रकाश था। उसने मुझे देखा और मेरे करीब आ गया। तुम मेरी तलाश में गांव आए थे ना? उसने पूछा। हाँ, लेकिन तुम? मैं शशोपंज में पड़ गया। मैं राम प्रकाश हूँ, उसने जवाब दिया। राम प्रकाश? लेकिन वो? मैंने राम प्रकाश की तरफ देखा जो चीख रहा था। वो बदरू है,
राम प्रकाश बोला, अभी इनका खात्मा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल कहानी क्या है। आने वाले आदमियों में से एक बुजुर्ग थे जो ओलिये से जोगी लगते थे। वो कुछ पढ़कर बदरूहों पर फूंक रहे थे। दोनों बदरूहें निहायत कर्बनाक अंदाज में चीखने लगी थी। उनके जिस्म अब खासी हद तक तब्दील हो चुके थे और फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पर भयानक शक्लें इख्तियार कर ली थी। जोगी ने आगे बढ़कर उन दोनों की गर्दनें पकड़ ली और दोनों को आपस में टकरा दिया। यूँ महसूस हुआ जैसे लकड़ियाँ आपस में टकराई हों। फिर उनके जिस्म का मस्क, गोश्त और खाल उतरकर सियाल की सूरत में ज़मीन में जज्ब होने लगी और थोड़ी ही देर बाद वहाँ दो इंसानी ढांचे रह गए। ये सब क्या है? मैंने राम प्रकाश से पूछा। तुमने जिस होटल वाले से मेरा पता पूछा था वो मुझे अच्छी तरह जानता है। उसने तुम्हारे पीछे एक खौफनाक बला को देख लिया था जिसे आम आदमी नहीं देख सकते थे। वो बला इसलिए तुम्हारे साथ लगी थी ताकि आज की रात चांद आधा रास्ता अबूर कर लेने के बाद तुम्हारा खून पी सके। तुम्हें रास्ता बताने के बाद वो होटल वाला दूसरे रास्ते से मेरे घर पहुंचा ताकि मुझे असल सूरत हाल से आगाह करे। दरअसल उस होटल वाले ने शौकिया तौर पर कुछ पुरस्रार उलूम सीख रखे हैं जिनकी वजह से उसमें कुछ सलाहियतें पैदा हो गई हैं, जिनमें से एक सलाहियत यह भी है कि वो इस तरह की बदरूहों वगैरह को देख लेता है जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। उसके पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी को ऐसी बदरूहों से महफूज रख सके, इसलिए वो मेरे घर आया था, लेकिन मैं उस वक्त घर पर नहीं था। होटल वाले ने तुम्हें उस बदरू के साथ देख लिया जो तुम्हें मेरे घर में ले गई थी। फिर होटल वाले ने मुझे बहुत तलाश किया, लेकिन उससे मेरी मुलाकात दूसरे रोज़ हुई और जब उसने मुझे सूरत हाल बताई तो मैं परेशान हो गया। मैं समझ गया था कि मेरा पता पूछने वाले तुम ही होगे, क्योंकि ताई अम्मा का ख़त 2 रोज़ पहले मुझे मिला था जिसमें लिखा था कि वो तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजने वाली हैं। मैंने फ़ौरन जोगी बाबा से रब्ता किया और फिर अपने दोस्त को लेकर जोगी बाबा के साथ तुम्हारी तलाश में निकले। रास्ते में हमें बहुत सी बदरूहों ने रोकने की कोशिश की और ख़त्म कर देने की कोशिश की, लेकिन जोगी बाबा ने उन्हें अपनी ताकत से ख़त्म कर डाला। उन्हें मालूम था कि वो बदरूहें चांद का आधा सफ़र तय कर लेने से पहले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो चाहते थे कि उस वक्त से पहले हम तुम तक पहुंच जाएं। राम प्रकाश ने कहा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोग वक्त पर आ गए। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो दोस्त। अगर हमें कुछ देर हो जाती तो ये बदरूहें तुम्हारा खून पी चुकी होती। राम प्रकाश ने दोस्ताना लहजे में मुझसे कहा, बेशक ये मुझे नई जिंदगी मिली है। मैंने बिस्तर से नीचे उतरते हुए कहा। फिर हम सब कमरे से बाहर आ गए और उस घर से भी। हम दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी जो एक मरतबा फिर सेल्फ लगाते ही स्टार्ट हो गई थी, जिसके बारे में राम प्रकाश ने बताया कि वो गाड़ी उसी बदरू ने ख़राब की होगी। फिर जोगी बाबा और राम प्रकाश का दोस्त उसी गाड़ी में वापस गांव चले गए जिसमें आए थे और मैं और राम प्रकाश शहर अपने घर के लिए रवाना हो गए। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम सैयदा मुसविरा बिनते सैयद ज़फ़रुल्ला, आरटी नगर बेंगलोर इंडिया से। नीलोफर जैदी झूसी प्रयागराज यूपी इंडिया से। फरियाल खान साहबा हैं पेंसिल्वेनिया अमेरिका से। सना उज़ैर साहबा हैं झारखंड रांची इंडिया से। जावेद खान साहब हैं फ़तेहपुर शेखावती इंडिया से। अहमद सरदार साहब हैं यूएई, ताल्लुक़ इनका डस्का पाकिस्तान से है। असलम शाह साहब हैं कोटा राजस्थान इंडिया से। करीम अली साहब हैं किशनगंज बिहार इंडिया से। मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से। हाफिज़ जान आलम साहब हैं रामपुर यूपी इंडिया से। आसिफ खान साहब हैं कराची से। वसीम अली साहब हैं फैसलाबाद से। अब्दुल मालिक साहब हैं लोअर दीर पाकिस्तान से। जान बलोच साहब हैं कराची से। अब्दुल्ला शेख साहब हैं कराची से। जुनैद खान साहब हैं दिल्ली इंडिया से। रिजवान साहब हैं चकवाल पाकिस्तान से। असफरज़ादा साहब हैं टोरंटो कनाडा से। कहकशां साहिबा हैं कोटा राजस्थान इंडिया से। यासिर अली साहब हैं सियालकोट भोपाल वाला पाकिस्तान से। इब्राहिम इनामदार साहब हैं इंडिया से। अजमत साहब हैं माल्टा से। यासिर महमूद साहब हैं मस्कत ओमान से, ताल्लुक़ इनका रहीम यार खान पाकिस्तान से। फ़ारूक शाह साहब हैं साउथ कोरिया से। अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश इंडिया से। मोहम्मद एजाज साहब हैं बाल्टीमोर मेरीलैंड से। शेख फराज साहब हैं कर्नाटका इंडिया से। वसीम साहब हैं मेरठ इंडिया से। अब्दुल समद खान बरकती साहब हैं इतवा यूपी इंडिया से। और अब्दुल मजीद साहब हैं सांगड़ सिंध पाकिस्तान से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।